हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम लेट से अपडेट के नए एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं, जहां इस हफ्ते हुए सुपर हीरो से जुड़े सारे अपडेट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरमैन के बारे में, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जेम्स गन ने ये कंफर्म कर दिया है कि हेनरी कैविल वापस नहीं आ रहे एज सुपरमैन इन DCU। ये चीज हेनरी कैविल ने भी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था, और जेम्स गन ने ये भी बताया कि वो हेनरी कैविल को इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो यंग सुपरमैन पे ध्यान देना चाहते हैं। और जेम्स गन एक सुपरमैन स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं जो अभी कंफर्म नहीं है कि वही डायरेक्ट करेंगे या कोई और। जेम्स गन ने यह भी कहा है कि हेनरी हमारे यूनिवर्स का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन किसी और रोल में। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे अनाउंसमेंट सुन के फैंस हिल जाएंगे, और तब से फायर जेम्स गन ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। सच कहूं तो DC से मुझे कोई उम्मीद ही नहीं बची है, जहां उनका हाल मेरी जिंदगी के जैसा हो गया है, जहां पर मैं ये सोचूं कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है, और अगले ही पल उससे भी बुरा हो जाता है। अब बात करें फैंस की, तो यहाँ पर भी फैंस दो गुट में बट गए हैं, जहाँ पे कुछ DC फैंस अगले साल आ रहे DC के जितने भी मूवीज है उनको बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि शेज़ाम 2, एक्वामैन 2 वगैरह वगैरह। वहीं कुछ फैंस उसके लिए सपोर्ट में भी आ रहे हैं। ऐसा सुनने में आया था कि जेम्स गन जेसन मोमोआ को एज लोबो कास्ट करना चाहते थे, तो हो सकता है कि एक्वामैन 2 लास्ट मूवी हो जिसमें हमें जेसन मोमोआ एज एक्वामैन दिखे। इसके अलावा ये भी रूमर आ रहे थे कि जेम्स गन रॉबर्ट पैटिंसन को बैटमैन बनाना चाहते हैं अपने यूनिवर्स के अंदर, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैट रीव्स ने जो सोचा है वो शायद तक इम्पैक्ट कर जाए। और ये चीज एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि मैट रीव्स ने बैटमैन को एक ट्रायलॉजी की तरह सोचा है, और उसके हिसाब से ही उन्होंने कहानी को बुन रखा है। और अगर वो DCU से जुड़ने के वजह से थोड़ा सा भी हिल जाता है, तो हो सकता है कि मैट रीव्स जो दिखाना चाहते थे वो ना दिखा पाए, और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बनने के चक्कर में हमारा रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन एक ग्रेट बैटमैन बनने से रह जाए। हालांकि जेम्स गन ने ट्विटर में कंफर्म किया कि बैटमैन एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है DCU का, जो कि मेरे ख्याल से कोई भी इंसान सोचेगा ही, क्योंकि बिना बैटमैन और बिना सुपरमैन के DCU स्टैंड नहीं कर सकता। इसके अलावा हार्ली क्विन के शो के शोरनर ने शेयर किया एक टी-शर्ट, जिसमें आप फोटो देख सकते हैं DC स्टूडियो के लोगो का। एज फार एज लोगोज गोज ये काफी अच्छा है, बट आई होप कि उनका जो आने वाला यूनिवर्स हो वो उससे भी बेहतर हो। जेम्स गन ने ये कहा है कि वो जनवरी में रिवील कर देंगे कि कौन सी मूवीज उन लोगों ने सोच रखा है जो कि हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगी, एंड आई होप कि वो फैंस को खुश करे, ना कि डिसअपॉइंट। अब बात करते हैं जोकर के फर्स्ट लुक का, जो कि लास्ट वीक आई, जिसमें हमें हार्ली क्विन का भी एक लुक देखने को मिला, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। बस मूवी के अंदर लेडी गागा अच्छे से एक्टिंग करे, क्योंकि हाउस ऑफ गुची में जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जमा था। सो यहाँ भी वो ओवर एक्टिंग करके अगर इस जोकर 2 को बिगाड़ देगी तो मुझे बिल्कुल भी वो नहीं जमने वाला से याद आया कि रॉक, जिसने 1 महीने पहले ही हमें ये आश्वासन दिया था कि सुपरमैन आ चुका है, उन्होंने अनफॉलो कर दिया वार्नर ब्रोस और ब्लैक एडम के सोशल मीडिया हैंडल्स को। सो आई थिंक कि शायद तक हमें आगे जाकर ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन, या फिर कहें ब्लैक एडम वर्सेस शेज़ाम कभी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसी भी खबरें आ रही थी कि शेज़ाम 2 में ब्लैक एडम का एक कैमियो होने वाला था, जिसके लिए ड्वेन जॉनसन ने मना कर दिया। हाल ही में वार्नर ब्रोस ने यह कंफर्म किया है कि क्रिस्टोफर रीव्स की सुपरमैन मूवीज और टिम बर्टन की बैटमैन मूवीज एक ही यूनिवर्स में सेट थी, जो कि फैंस कई समय से थ्योराइज कर रहे थे। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको इन लोगों ने अभी क्यों बताया। अब आगे बढ़ते हैं मार्वल की न्यूज की, तो रूमर्स आ रहे हैं कि ऑस्टन बटलर कैंपेन कर रहे हैं ताकि वो जॉनी स्टॉर्म के रूप में कास्ट किए जा सके, और मार्वल शायद तक इनको कंसीडर भी करे, और मैं पर्सनली भी चाहूंगा कि वो इस रोल में आए, क्योंकि वो एक कमाल के एक्टर हैं, और ये राय मेरा एल्विस में देखने के बाद से बना था। आई थिंक वो पुल ऑफ कर सकते हैं जॉनी स्टॉर्म के कॉकी येट लवेबल एटीट्यूड को। अब एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है मार्वल के तरफ से, जहां एंजेला बैसेट को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में, और अगर एंजेला ये जीत जाती है तो ये उनकी एंट्री करवा सकती है ऑस्कर्स में, क्योंकि मोर ऑफन गोल्डन ग्लोब्स और ऑस्कर्स में अवार्ड जीतने वाले सेम ही होते हैं, और अगर वो जीती गोल्डन ग्लोब्स में तो ऑस्कर भी सेमी कंफर्म हो जाएगा। अब मैंने वाकांडा फॉरएवर की रिव्यू में ही कहा था कि एंजेला बैसेट ने इस रोल को इतने अच्छे से निभाया है कि आप उनकी
हर एक स्क्रीन प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो। एंड आई थिंक ये मार्वल की मूवीज में प्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। इस वीक मार्वल को काफी रिकॉग्निशन मिली है नेशनल फिल्म रजिस्ट्री के तरफ से, जो कि मूवीज को उनके कल्चरल इंपैक्ट पर अवार्ड करती है। ये हमेशा 10 साल या उससे पहले की मूवीज को स्टडी करते हैं एंड उनके कल्चरल इंपैक्ट को देखने के बाद से अवार्ड करते हैं। इस एसोसिएशन ने आयरन मैन को हिस्टोरिक रिकॉग्निशन दिया है और आयरन मैन को एक कल्चरल लैंडमार्क बना दिया है मूवी हिस्ट्री का। अब बात करें अगली खबर की, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीक बताया था कि मार्वल फेज 4 से मिले बैकलैश के बाद से क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पे ध्यान दे रहा है, तो इससे काफी रीशूट्स हो रहे हैं, जिस वजह से एको जो कि 2023 में आ रही थी अब वो डिले हो चुकी है, जिसके बारे में अभी तक तो कोई, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि ये शो एक स्पेशल बन सकता है या फिर इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वेट फॉर द रेस्ट। हाल ही में जॉन क्रेस्की ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद से उन्हें मिस्टर फैंटास्टिक के रोल के लिए अभी तक तो नहीं बुलाया गया है, लेकिन नो वे होम के बाद से ऐसे इंटरव्यू से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस निकलने से पहले जॉन क्रेस्की ने कहा था कि वो इस मूवी में नहीं है, लेकिन मूवी निकलते ही उन्हें उनका रोल दिख गया। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब नो वे होम में, जहां एंड्रू गारफील्ड को ये पूछे जाने पे कि क्या वो इस मूवी का पार्ट है, वो हमेशा डिनाई करते रहे, लेकिन जब मूवी निकली तो उनका रोल काफी ही बेहतर था। अब बात करते हैं मार्वल की एक सबसे खतरनाक फैसले की, जो कि ये है कि मार्वल थॉर लव एंड थंडर को ऑस्कर्स के लिए भेज रहे हैं, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। उस मूवी को ना फैंस ने पसंद किया ना क्रिटिक्स ने, लेकिन फिर भी मार्वल वाले उसको ऑस्कर्स के लिए भेज रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो मार्वल की टीम में कोई इंडियन जज बैठ गया होगा, क्योंकि इंडिया से भी जब मूवीज जाती है ऑस्कर के लिए तो उसको देख के ही पता चल जाता है कि इसके वहां पर जीतने के चांसेस कितने कम है। थॉर लव एंड थंडर एमसीयू की वन ऑफ द वीकेस्ट मूवी है और इसके जगह अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को भेजते तो मैं सोचता भी कुछ, लेकिन थॉर लव एंड थंडर भेजने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। लास्ट ईयर तो ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर मुझे सबसे वर्दी मूवी लगी थी मार्वल के तरफ से, जिसको वो लोग भेज सकते थे, जो कि हो सकता था कि लास्ट ब्लैक पैंथर मूवी के जैसे मार्वल को कुछ ऑस्कर्स दिलवा दे। खैर ये तो उनके हाथ में है, बाकी आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। कोई ऐसी खबरें जो हमसे रह गई हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन्हें आने वाले वीडियोस में कवर कर देंगे। बाकी चैनल पे नए हैं और ऐसे ही अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।